हेलो, वेलकम है एक नए लेक्चर इस ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे कि किसी प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका इमेज कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, उसको किस तरह से रिलेट करेंगे, ये लास्ट वाले लेक्चर में सीखे थे। उसी में कुछ और पॉइंट अगर ऐड करें उस रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर में कुछ और पॉइंट अगर ऐड करें तो रूल तो एक ही था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, उसी में अलग अलग कंडीशन में कुछ पॉइंट है जो न्यूमेरिकली आप बोल सकते हैं एग्जाम में पूछते हैं। अगर कुछ और पॉइंट का बात करें जहां पे पहला कंडीशन में आज रिलेट करना चाह रहे हैं कि वाई कीपिंग द मिरर फिक्स, किसी मिरर पे, किसी प्लेन मिरर पे अगर लाइट अगर इस तरह से आ रहा है तो पढ़े हैं कि जो एंगल कंसीडर करता है वो हमेशा नॉर्मल से। अभी अगर थोड़ा सिंपल फॉर्म में मान के चले कि लाइट अगर इस मिरर पे अगर नॉर्मली आ रहा है तो नॉर्मली आने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 पढ़े थे कि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अगर लाइट नॉर्मली आ रहा है, एंगल नॉर्मल से लेते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। इसका मतलब कि अगर किसी मिरर पे लाइट अगर नॉर्मली आएगा तो वो नॉर्मली वापस जाएगा। हां, अगर इस मिरर को फिक्स रखते हुए by keeping the mirror fixed, if incident ray, याद कीजिए था कि लाइट जिधर से आ रहा है किसी मिरर पे वो इंसिडेंट रे ही ऑब्जेक्ट डिटरमाइन करता था कि कहां ऑब्जेक्ट। अगर बोला जाए कि अगर इंसिडेंट रे अगर रोटेट कर रहा है तो आप मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। लास्ट क्लास में सीखे थे कि मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करे तो उसके इमेज पे क्या इफेक्ट होगा, कितने वेलोसिटी से इमेज ट्रांसलेट करे। अभी अगर थोड़ा रोटेशन का बात करें कि अगर किसी मिरर के सामने अगर लाइट आ रहा है, अगर मिरर को फिक्स रख के अगर उस इंसिडेंट रे को अगर रोटेट करें, मान ले रहे हैं कि जो पहले इंसिडेंट रे इधर आ रहा था, अब इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, मिरर को अगर फिक्स रखें तो इसका नॉर्मल भी फिक्स रहेगा। अगर उस इंसिडेंट रे को अगर थीटा एंगल से अगर रोटेट करे तो लाइट जो पहले इधर से आ रहा था अब इधर से आएगा। अब फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जितने एंगल से लाइट आ रहा है उतने ही एंगल से वापस जाने में, पहले जो इंसिडेंट रे इधर आ रहा था रिफ्लेक्टेड रे भी उधर ही जा रहा था, लेकिन अगर इंसिडेंट रे को अगर थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे पहले इधर था अब वो इधर जा रहा है, बीच वो भी थीटा से रोटेट कर रहा है। बाय कीपिंग द मिरर फिक्स, अगर उस ऑब्जेक्ट दैट इज इंसिडेंट रे को रोटेट करे थ्रू एन एंगल थीटा, देन जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इमेज डिटरमाइन करता था, रिफ्लेक्टेड रे दैट इज इमेज जो पहले इधर था वो इधर जा रहा है। विच इंसिडेंट रे को जितने एंगल से रोटेट कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे उतने ही एंगल से रोटेट कर रहा है, लेकिन ठीक अपोजिट में। इंसिडेंट रे को इधर रोटेट कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, जितने एंगल से वो इंसिडेंट रे रोटेट कर रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, उतने ही एंगल से उसका इमेज दैट इज रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो रहा है। लेकिन दोनों का जब डायरेक्शन का बात कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे ठीक अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। जस्ट लाइक ऐसे ही था कि अगर किसी मिरर को फिक्स रख के अगर मिरर के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में सीखे थे जितने से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था इमेज उतने से ही मूव कर रहा था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। जैसा ट्रांसलेशन में सीखे थे वैसा ही रोटेशन है कि ऑब्जेक्ट जितने एंगल से रोटेट कर रहा है इमेज उतने ही एंगल से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो ये एंगुलर वेलोसिटी देगा।
जितने स्पीड से किसी मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कीजिएगा, इमेज उतने ही एंगल से, लेकिन ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो एंगुलर एक्सेलरेशन जैसा ट्रांसलेशन में दिख रहा था मिरर के परपेंडिकुलर, वो ऐसा ही रोटेशन में भी दिख रहा है। बाय कीपिंग द मिरर फिक्स, इफ इंसिडेंट रे दैट इज ऑब्जेक्ट अगर थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे दैट इज इमेज उतने ही एंगल से रोटेट कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जरूरत पड़े तो थीटा रिलेट कर सकते हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा है उस ऑब्जेक्ट का, तो एंगुलर वेलोसिटी सोच सकते हैं। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन सोच सकते हैं। इसी में एक और पॉइंट अगर बात करें, पिछली बार मिरर को फिक्स मान के चल रहे थे, इस बार अगर उस मिरर को फिक्स करने के बजाय अगर इंसिडेंट रे को अगर फिक्स करें, बाय कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, मतलब इस बार ऑब्जेक्ट फिक्स है, ऑब्जेक्ट नहीं रोटेट कर रहा। थोड़ा सिंपल मानने के लिए अगर लाइट अगर नॉर्मली मान रहा है तो लाइट नॉर्मली जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। हाँ, ये मान रहे हैं कि अगर मिरर को फिक्स करने के बजाय, पिछले बार मिरर को फिक्स किए थे, इस बार मिरर को फिक्स करने के बजाय अगर इस इंसिडेंट रे को अगर फिक्स करके रखें, इंसिडेंट रे को फिक्स रखें, अगर इस मिरर को रोटेट करें, पहले मिरर इस पोजीशन में था, अगर उस मिरर को अगर थीटा एंगल से अगर रोटेट करें, लाइट थोड़ा सिंपल मान रहे हैं कि पहले नॉर्मली आ रहा था, मिरर को फिक्स करने के बजाय इसमें मिरर को रोटेट कर रहे हैं। मिरर को कितने एंगल से रोटेट कर रहे हैं? कुछ थीटा एंगल से। इस मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो इसका नॉर्मल भी थीटा से घूम जाएगा। मिरर के नॉर्मल जितने एंगल से मिरर को रोटेट करेंगे उतने ही एंगल से उसका नॉर्मल भी रोटेट होगा। अगर इस मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट किए हैं तो नया वाला नॉर्मल, जो पहले नॉर्मल ये था, अब वो नॉर्मल घूम के यहां कहीं चला जाएगा। कितने एंगल से रोटेट करेगा? तो जितने से मिरर रोटेट करेगा उतने से वो नॉर्मल भी रोटेट करेगा। इस बार मिरर को रोटेट कर रहे हैं और इंसिडेंट रे को फिक्स रख रहे हैं। इंसिडेंट रे में कोई चेंज नहीं कर रहे। पहले जब मिरर ऐसा था, लाइट इस तरह से इंसिडेंट कर रहा था, रिफ्लेक्ट उसी डायरेक्शन में कर रहा था, लेकिन अगर इस मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट करें तो नॉर्मल के रोटेट करने के कारण जो इंसिडेंट रे पहले मिरर के जो नॉर्मल आ रहा था, अब मिरर पे वो थीटा एंगल से आएगा, क्योंकि जो एंगल कंसीडर करते हैं वो नॉर्मल से सोचते हैं। पहले सीधा आ रहा था, अभी भी लाइट सीधा आ रहा है, लेकिन मिरर के रोटेट करने के कारण जो नॉर्मल रोटेट हो रहा है उसके कारण आप बोल पाएंगे ये लाइट मिरर पे अब थीटा एंगल से आ रहा है। एंड फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि अगर किसी मिरर पे जो लाइट आए नॉर्मल से थीटा एंगल पे, तो नॉर्मल से उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी करेगा। ये इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड। पहले जब दोनों फिक्स था तो लाइट इधर से आ रहा था, वापस उधर ही जा रहा था, लेकिन मिरर को जब थीटा एंगल से घुमा रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे इधर था वो इधर जा रहा है। कितने से घूम रहा है? 2 थीटा से घूम रहा है। पहले रिफ्लेक्टेड रे इधर ही था, लेकिन अब वो उधर घूम रहा है मिरर के रोटेट करने के कारण। बाय कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, मतलब ऑब्जेक्ट फिक्स है तभी तो इंसिडेंट रे फिक्स होगा। बाय कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, इफ मिरर रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा, देन जो रिफ्लेक्टेड रे पहले जो इधर था, इस मिरर के रोटेट करने के कारण रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, 2 थीटा से रोटेट कर रहा है। रिफ्लेक्टेड रे रोटेट थ्रू एन एंगल 2 थीटा इन सेम डायरेक्शन। मिरर को जितने एंगल से रोटेट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे डबल से रोटेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं, अब इसी को तो न्यूमेरिकली सोच सकते हैं कि इस केस में ऑब्जेक्ट नहीं मिरर रोटेट कर रहा है।
मिरर थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, देख रहे हैं उसका जो इमेज है वो उस मिरर के रोटेशन के डबल से रोटेट कर रहा है सेम डायरेक्शन। एक बार डिफरेंशिएट करें तो ओमेगा होगा, एक बार और डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन होगा। कि मिरर को जितना एक्सेलरेशन से रोटेट करेंगे उसका जो इमेज है उसके डबल रोटेट करेंगे। पिछले बार मिरर को फिक्स रखे थे, इंसिडेंट रे रोटेट कर रहा था। इस बार इंसिडेंट रे को फिक्स रखे थे, मिरर रोटेट कर रहा था। अगर दोनों रोटेट करें, जैसे ट्रांजिशन में सीखे थे कि ऑब्जेक्ट भी मूव करे, मिरर भी मूव करे, इस दोनों केस में एक करके पहले बात किया। पिछले बार इंसिडेंट रे रोटेट किया था, इस बार मिरर रोटेट किया था। अगर क्वेश्चन में दोनों रहे तो इफ इंसिडेंट रे एंड मिरर बोथ रोटेट, अगर दोनों बोथ इंसिडेंट रे एंड मिरर अगर दोनों रोटेट करेगा, देन उसका जो इमेज है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो कितना से रोटेट करेगा। तो देख रहे थे कि मिरर जितने से रोटेट कर रहा था, इमेज उसके ठीक डबल, और जितने एंगल से ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा था, इमेज उतना ही लेकिन अपोजिट में। जब दोनों रिलेट कीजिएगा तब सुपर इम्पोज कर रिलेट कर सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो स्पीड आ जाएगा। ये रिजल्ट बिल्कुल उसी तरह से है जैसा किसी मिरर के परपेंडिकुलर में ऑब्जेक्ट और मिरर जब दोनों ट्रांसलेट कर रहा था तो उसका जो इमेज का वेलोसिटी था बिल्कुल इसी तरह से आता था। मतलब जैसा रिजल्ट ट्रांसलेशन में दिख रहा है बिल्कुल सेम तरीके से आप चाहें तो रोटेशन में भी सोच सकते हैं। हाँ, सिंपल अगर ये पॉइंट पूछा जाए तो ये सिर्फ पॉइंट सोच सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन तो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, लास्ट वाले लेक्चर में। आगे कंटिन्यू में कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहा है, 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, कुछ और पॉइंट हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली। पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए पहले। तो हम लोग रिलेट कर रहे हैं उस रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर में कुछ पॉइंट जो थ्योरेटिकली बोल सकते हैं या न्यूमेरिकली बोल सकते हैं, जो पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है। कुछ पॉइंट डिस्कस किए, उसमें कुछ और अगर पॉइंट अगर बात करें, मान ले रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, एक मिरर छोटा सा है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और मिरर अगर बहुत छोटा है, तो क्या जो इमेज बनेगा वो छोटा सा बनेगा कि बड़ा सा बनेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट से निकला हुआ कोई भी 2 रेज, ऑब्जेक्ट है किसी भी पॉइंट पर सोचिएगा, ऐसा एक रेज नहीं, बहुत सारा रेज निकल रहा है। अब कोई भी 2 रेज अगर किसी मिरर पे इंसिडेंट करके अगर रिफ्लेक्ट करता है तो इसका इमेज बन जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए मात्र 2 ही रेज चाहिए, मात्र 2 ही रेज चाहिए। इसका मतलब कि मिरर चाहे कितना भी छोटा हो, अगर उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से अगर किसी भी तरीके से 2 भी रेज अगर सामने वाले मिरर पे पहुंच रहा है, जो अगर सामने है मिरर पहुंचेगा तो इमेज बनेगा। इमेज बनने का मतलब कि ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, मिरर चाहे कितना भी छोटा हो, जो इमेज बनना है वो उसी साइज का बनेगा। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो सेम साइज का बनेगा एट सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस नहीं, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पढ़े हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से अगर मिरर तिरछा है तो जो इमेज बनेगा, जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इमेज कुछ इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का बनेगा। सेम डिस्टेंस नहीं, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मिरर चाहे कितना भी छोटा हो, ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका पूरा का पूरा इमेज बनेगा। हाँ,
इमेज पूरा बनेगा लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। जब मिरर छोटा होता है तो याद कीजिए थोड़ा सा, कभी देखे होंगे कि कोई बड़ा बिल्डिंग है, आपके हाथ में छोटा मिरर है तो आपको देखने में दिक्कत है, ऊपर नीचे तिरछा आगे पीछे करके आप किसी का इमेज देखने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग चाहे कितना भी बड़ा हो, मिरर चाहे कितना भी छोटा हो, इमेज पूरा बनेगा लेकिन हम लोग देख नहीं पाएंगे। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मिरर, मिरर चाहे कितना भी छोटा हो, हर छोटा छोटा पार्ट जो मिरर का होगा, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मिरर will form complete image of object, but we can see only those portion from which light after reflection enter into our eye। हम उसी चीज का इमेज देख पाते हैं जो जिस ऑब्जेक्ट से निकला हुआ रेज मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर हमारे आंख में इंटर करेगा तो हम उसका इमेज बना पाएंगे, उसका इमेज हम देख पाएंगे। मिरर चाहे कितना भी छोटा हो, इमेज पूरा बनेगा, हम लोग देख नहीं पाएंगे। देख उतना ही पोर्शन को पाएंगे जितने पोर्शन से रेज निकल के हमारे आंख तक आ रहा है, आई तक इंटर कर रहा है। तो ये पॉइंट था, उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, उसी को पॉइंट में ही डिस्कस कर रहे हैं। टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ आवर सेल्फ, अपने आप का अगर आप पूरा इमेज देखना चाहते हैं सामने एक प्लेन मिरर में, इट रिक्वायर्ड अ प्लेन मिरर एट लीस्ट हाफ ऑफ आवर साइज। जितना आपका साइज है, जितना भी आपका हाइट है, जो मिरर आपको इमेज देखने के लिए पूरा सर से लेकर पांव तक जो चाहिए वो हाफ साइज का कम से कम चाहिए। हाँ, सामने तिरछा रखिएगा तो अलग बात है। अगर मिरर प्लेन सामने अगर पैरेलल में रख रहे हैं तो कम से कम हाफ साइज का मिरर चाहिए। आप चाहे तो इसको रिलेट भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली थोड़ा कैलकुलेशन से प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा कि अगर ये आप हैं, कहीं सर होगा और कहीं पांव, अब बीच में कहीं आईज होगा, सामने एक प्लेन मिरर रख रहे हैं जिसमें अपना कंप्लीट इमेज हम देखना चाहते हैं। कंप्लीट इमेज हम बात था कि मिरर चाहे कितना भी छोटा इमेज पूरा बनेगा लेकिन देख नहीं पाएंगे। देख तब पाएंगे जब ऑब्जेक्ट से निकला हुआ रेज मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करके वो वापस हमारे आई में एंटर करे। मतलब अगर आप इस हेड को जो एक्सट्रीम है देखना चाहते हैं तो तभी देख पाएंगे जब हेड से निकला हुआ रेज मिरर से रिफ्लेक्ट करके आपके आई में इंटर करे। इसके ऊपर अगर मिरर नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस हेड से निकला हुआ रेज मिरर से रिफ्लेक्ट करके आपके आई तक इंटर करना चाहिए। सबसे एक्सट्रीम में अगर हेड दिख रहा है और अगर लेग दिखने का बात करें तो लेग से निकला हुआ रेज अगर आपके आईज तक इंटर कर रहा है तब देख पाएंगे। देखने के लिए इधर भी मिरर होना चाहिए, हाँ इससे नीचे नहीं, कम से कम इतना होना चाहिए, कम से कम ऊपर में इतना दूर तक और नीचे में इतना दूर तक कि हेड से निकला हुआ रेज आपके आई तक इंटर करे, लेग से निकला हुआ रेज आपके आई तक इंटर करे, अब बाकी तो बीच में आ ही जाएगा। मतलब अपना इमेज अगर इस मिरर में देखना चाहते हैं तो कम से कम रेज इस तरह से होना चाहिए। इसके ऊपर मिरर नहीं भी हो, इसके नीचे मिरर नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम इतना होना चाहिए। रिफ्लेक्शन में एक ही रूल था कि किसी मिरर पे जब लाइट इंसिडेंट करेगा तो जितने एंगल से इंसिडेंस करेगा उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी करेगा। रिफ्लेक्शन में एक ही रूल था कि जितने एंगल से लाइट नॉर्मल से आ रहा है उतने ही एंगल से वापस जाएगा। अगर एंगल सेम है तो इस डिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये भी डिस्टेंस सेम होगा। अगर उस मैन का हाइट अगर h है तो आपको जो मिरर चाहिए, जो इस h का वैल्यू चाहिए, आप देख सकते हैं
कि अगर इस मिरर के नॉर्मल ये है, अगर नॉर्मल ये है तो ये x प्लस वाई यही मिरर का हाइट होगा। जिसको अगर लिखना हो तो इस कैपिटल H का वैल्यू दिख रहा है 2x प्लस 2y, जिसको रिलेट कीजिएगा तब बोल सकते हैं कि अगर आपका हाइट h है तो यहां से 2x प्लस 2y होगा। आप कम से कम जो मिरर हाइट चाहिए x प्लस वाई, जिसको अगर इससे रिलेट कीजिएगा तो एटलीस्ट h/2 हाइट, मतलब जितना आपका हाइट है अगर सामने उस मिरर में देखना चाहते हैं तो कम से कम उस मिरर का हाइट h/2 होना चाहिए। बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा। रूल एक ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको जिस तरह से आप यूज कर रहे हैं कर लीजिए। जैसे एक और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सामने एक मिरर है, आप उस मिरर में अपने पीछे किसी रूम में आप खड़े हैं, किसी रूम में आप खड़े हैं, आपका आई इधर है, आपके पीछे एक वॉल है, आप चाहते हैं कि आप जिस रूम में खड़े हैं आपके पीछे वाला वॉल का कंप्लीट इमेज सामने वाले प्लेन मिरर में देखना चाहते हैं। किसी रूम में खड़े हैं, पीछे वाला दीवार का पूरा इमेज सामने एक प्लेन मिरर में देखना चाहते हैं। टू सी कंप्लीट इमेज, टू सी वॉल बिहाइंड अस, इट रिक्वायर्ड अ प्लेन मिरर ऑफ एटलीस्ट कितना हाइट, तो अपना इमेज देखने के लिए हाफ साइज का चाहिए। लेकिन अगर अपने पीछे वाला वॉल का कंप्लीट इमेज सामने वाले मिरर में चाहिए तो जो उस मिरर का हाइट चाहिए एटलीस्ट 1/3 ऑफ वॉल हाइट। दीवार का जितना भी हाइट है आपको अगर देखना है तो कब देख तभी पाइएगा जब मिरर का हाइट कम से कम 1/3 हो और साथ साथ मैन इज इन मिडिल ऑफ रूम। अगर वो आदमी उस रूम के मिडिल में है कि सामने वाले मिरर में इस वॉल को पूरा इमेज देखना है तो देख तब पाएगा जब उस टॉप से निकला हुआ रे मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद आई तक एंटर करना चाहिए, बॉटम से निकला हुआ रे उस मिरर से टकरा के वापस आई तक एंटर करना चाहिए। रिफ्लेक्शन में एक ही रूल था, रिफ्लेक्शन में एक ही रूल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में एक ही रूल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां से रिलेट कीजिएगा तो आप बोल सकते हैं कि अगर ये आई है, ये भी आई है, तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। अगर ये थीटा, अगर ये भी थीटा, तो ये वाई, तो ये भी वाई। अगर थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा तो ये आ रहा था x प्लस वाई, ये वाला। अगर ये x है, अगर मैन रूम के मिडिल में है तो इतना तिरछा होने के बाद अगर x ऊपर जा रहा है तो डबल तिरछा होने के बाद 2x ऊपर जाएगा, ये 2y नीचे जाएगा, ये तिरछा वाला। अगर इस बिल्डिंग का हाइट, इस दीवार का हाइट ऊपर बात करें 2x प्लस x 3x, नीचे 3y, तो जो मिरर का हाइट चाहिए ये x प्लस वाई होगा, जिसको लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं। पॉइंट एक ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसको जिस तरह से यूज करना है कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का इमेज सामने वाले मिरर में देखना चाह रहे हैं तभी देखेंगे जब ऑब्जेक्ट से निकला हुआ रे आई तक एंटर करे, ऑब्जेक्ट से निकला हुआ रे आई तक एंटर करे। थोड़ा ज्योमेट्री, अगर इस वॉल का हाइट 3x प्लस 3y तो इसका हाइट x प्लस वाई, जो कि आप बोल सकते हैं वॉल के हाइट से 1/3 आपको चाहिए। अब ज्योमेट्रिकली है, रिलेट कर सकते हैं। रूल एक ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, कुछ और पॉइंट बात करते हैं। तो हम लोग सीख रहे हैं उस रिफ्लेक्शन में कुछ पॉइंट जो थ्योरेटिकली बोलिए, न्यूमेरिकली बोलिए पूछता है या पूछा जा सकता है। कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, कुछ और पॉइंट अगर बात करें तो ये अगेन आप बोल सकते हैं क्वेश्चन है, पॉइंट वाइज इसको रिलेट कर रहे हैं, जेईई मेन में पूछा हुआ है। देखिए क्या है कि अगर दो
प्लेन मिरर अगर कुछ एंगल से इंक्लाइंड है, दो प्लेन अगर कुछ एंगल से इंक्लाइंड है, अब दोनों में से किसी एक मिरर पे अगर लाइट, तो कुछ एंगल से आएगा। लाइट अगर इस एक मिरर पे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दूसरे मिरर पे जाएगा, फिर यहां से रिफ्लेक्ट करके कहीं और जाएगा। जितने अलग अलग एंगल पे रखिएगा उतने अलग अलग तरीके से वो वापस जाएगा। अगर इस दो प्लेन मिरर जिसके बीच कुछ एंगल है, लाइट अगर इस तरह जा रहा है, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, इस तरह से कहीं जा रहा है। रिफ्लेक्शन में एक ही रूल है कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये भी आए, और अगर ये मिरर को हॉरिजेंटल मान रहे हैं, ये मिरर का नॉर्मल होगा, अगर ये आई तो ये वाला 90 माइनस आई। लाइट इस प्लेन मिरर पे आ रहा है, कुछ एंगल से आएगा, एंगल हमेशा नॉर्मल से रिलेट करते हैं, अगर इसको आर से रिलेट करें तो ये वाला भी आर होगा। जितने एंगल से आएगा इस मिरर पे उतने एंगल से वापस जाएगा। लाइट आ इस तरह से रहा था, एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन डेविएशन ही कहते हैं। अगर दो लगातार रिफ्लेक्शन हो जाए, अगर आ इधर रहा है वापस इधर जा रहा है, तो आप इसको एंगल ऑफ डेविएशन सोच सकते हैं कि आ इधर रहा था, वापस दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद अगर उस तरह से जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर रे के बीच कुछ एंगल हो, कुछ एंगल ऑफ डेविएशन का बात हो। अगर इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहे हैं तो ये भी एंगल ऑफ डेविएशन होगा। फ्रॉम फिगर अगर रिलेट कीजिए तो ये ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना है, 2i प्लस 2r प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू कितना। साथ साथ एक और ट्रायंगल इधर भी दिख रहा है, ये 90 माइनस आई, अगर इसको r सोच रहे हैं तो इसको 90 माइनस आर सोचना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में बात कीजिएगा तो थीटा प्लस 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आर, तीनों का एंगल का सम, इसका भी 180, इसका भी 180। रूल एक ही है रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसको ज्योमेट्रिकली जिस तरह से यूज कर ले, जहां से अगर इसको रिलेट कीजिएगा तो 180 हट के ये थीटा बराबर आई प्लस आर आ रहा है। अगर इस दोनों इक्वेशन को अगर रिलेट किया जाए फ्रॉम 1 एंड 2, तो इस आई प्लस आर को हटा के थीटा लिख सकते हैं, विच इज 2 थीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 में जो एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है 180 माइनस 2 थीटा। आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, लाइट जो इधर से आ रहा था, आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन इधर जा रहा है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे बिटवीन टू इंक्लाइन मिरर, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे बिटवीन टू इंक्लाइन प्लेन मिरर, जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, दो लगातार रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, देख सकते हैं थीटा बराबर 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा का मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट कितने एंगल से मिरर पे आ रहा है। लाइट दो लगातार रिफ्लेक्शन के बाद जो डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंडिपेंडेंट है। हाँ, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, लेकिन लाइट कितने एंगल से आ रहा है उससे एंगल ऑफ डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वाला जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में था कि एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा, कितना होगा, किस पे इंडिपेंडेंट होगा। आप चाहे तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं।
रूल एक ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसको न्यूमेरिकली जिस तरह से यूज कर ले, कभी कभी न्यूमेरिकली इस तरह से भी पूछा जाता है कि दो प्लेन मिरर कुछ एंगल पे रखा है, अब पूछ रहा है फाइन थीटा, वही थीटा पूछ रहा है, फाइन थीटा सच दैट इंसिडेंट रे पैरेलल टू वन मिरर, दोनों में से किसी एक मिरर के लाइट पैरेलल आ रहा है एंड आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन लाइट इस तरह से आ रहा है, ऐसा जाएगा कहीं वापस रिफ्लेक्ट करके जाएगा। बोल रहा है कि एक मिरर के पैरेलल लाइट आ रहा है, एक मिरर के पैरेलल लाइट आ रहा है और आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन अगर दूसरे मिरर के पैरेलल है तो पूछ रहा है उस थीटा का वैल्यू कितना। रिफ्लेक्शन में एक ही रूल था, लाइट अगर इस तरह से एक मिरर के पैरेलल है मतलब ये थीटा है, और अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 90 माइनस थीटा मतलब ये भी थीटा। यहां से अगर रिलेट कीजिएगा तो ये वाला आर में अगर रिलेट कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर यहां पे ट्रायंगल बन रहा है, तीनों का एंगल का सम 180 होने में अगर ये 90 180 है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब थीटा बराबर 2r हो। साथ साथ एक और इक्वेशन यहां पे आप लिख सकते हैं कि यहां से तो राइट एंगल बन ही रहा था, इधर एक और ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये r था तो ये 90 माइनस r, क्योंकि ये मिरर के नॉर्मल सोच रहे हैं। इस तीनों एंगल का सम 180 होने में ट्रायंगल बन रहा है, थीटा प्लस थीटा 90 माइनस r बराबर 180, यहां से 90 हटाइएगा 2 थीटा माइनस r को हटा के लिख सकते हैं थीटा बाई 2 बराबर 90, यहां से थीटा सोल्व कीजिएगा, देखिए कितना आएगा, 2 एलसीएम लीजिएगा तो 4 थीटा माइनस थीटा दैट इज 3 थीटा बाई 2, इसको उधर लेके जाएगा तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अगर इस मिरर को 60 पे रखें तो इस एक मिरर के पैरेलल आता हुआ लाइट आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन दूसरे के पैरेलल जाएगा, तब पैरेलल जाएगा जब दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना 60 डिग्री। रूल एक ही है, उसको जिस तरह से ज्योमेट्रिकल यूज करना है यूज कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा नोट करो, कुछ और पॉइंट इस पे बात करना है हम लोग को। तो हम लोग रिलेट कर रहे हैं कुछ पॉइंट, इसी में आगे बढ़े तो एक पॉइंट है कि अगर दो परपेंडिकुलर प्लेन मिरर के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे तो सीखे हैं कि एक मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखिएगा तो एक इमेज बनेगा, लेकिन अगर एक मिरर के बजाय अगर ऐसा दो प्लेन मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखाएगा तो इस ऑब्जेक्ट का ऐसा एक नहीं 3 इमेज बनता है। इस मिरर से एक इमेज बन रहा है, इसके सामने रखेंगे तो एक इमेज बनेगा, 2 इमेज तो समझ में आता है, क्वेश्चन होता है कि 3 कौन हिसाब से, और अगर 3 बनना था तो 2 के बाद 3 के बाद 4 बनना था, पहले मिरर से 2 को और दूसरे मिरर से 2 को। लेकिन अगर दो परपेंडिकुलर प्लेन मिरर के बीच अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो जो नंबर ऑफ इमेज का बात होता है 2 बनने के बजाय 4 बनने के बजाय 3 नंबर ऑफ इमेज बनता है। अब क्वेश्चन होता है कि 3 कैसे, कौन हिसाब से, तो यहां देखो थोड़ा सा व्हाट इज इमेज, तो पढ़े थे कि इमेज इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का मतलब था कि लाइट आ रहा है, मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था, और लाइट अपना डायरेक्शन जितनी बार चेंज करेगा जब हम देखेंगे तो हमको उतना अलग अलग डायरेक्शन से रेज आता हुआ दिखाई देगा, उतना अलग अलग डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देगा।
जब सामने एक मिरर रखते थे तो लाइट एक ही बार डिविएट होता था, उसका एक ही इमेज बनता था। लेकिन ऐसा ऐसा अगर दो मिरर रखिएगा तो इमेज 3 बनेगा। कैसे? चलिए एक एक करके सोचते हैं। जैसे सामने में जब एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इस तरह से मिरर के बीच इस ऑब्जेक्ट से एक रेज नहीं, बहुत सारे रेज आ रहा। जो रेज ऊपर से निकल के गया होगा वो इस तरह से चला जाएगा और कभी वापस लौट के नहीं आएगा। लेकिन जो रेज नीचे से आ रहा होगा वो रिफ्लेक्ट करके इधर आएगा और इस मिरर को लगेगा कि इधर से तो लाइट आ ही रहा है, इधर से तो लाइट आ ही रहा है, इधर से भी लाइट आ रहा है। पहला वाला अगर मिरर इसको मारे तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाने का कोशिश कर रहा था, और दूसरा वाला मिरर इसका तो इमेज बना ही रहा था, लेकिन इसको लग रहा था कि लाइट यहां से टकरा के इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। इधर से आने का मतलब इसको लग रहा है कि यहां एक ऑब्जेक्ट है, लाइट इधर से आ रहा है। मतलब इस मिरर को लग रहा था कि यहां भी ऑब्जेक्ट है, और इसका जो इमेज यहां बन रहा था इसको लग रहा था कि यहां भी ऑब्जेक्ट है। देखिए अगर सामने एक ऑब्जेक्ट रखिएगा तो इस मिरर में तो इमेज बनेगा ही, कितने डिस्टेंस पे? सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी तरह से इस मिरर के सामने अगर बात करें तो इसका भी इमेज बनेगा। मान लेते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पर रखे हैं, यहां से y डिस्टेंस पर रखे, अलग अलग डिस्टेंस अभी मान रहे हैं, सेम रहेगा तो सेम बनेगा। इस मिरर के कारण इस ऑब्जेक्ट का तो इमेज यहां बन ही रहा था, ये वाला मिरर इसका इमेज यहां बना रहा था। लेकिन इसको लग रहा था कि यहां पे तो ऑब्जेक्ट था ही है, लाइट जो इधर से टकरा के आ रहा है इसको लग रहा है कि इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है। इसका जो इमेज था इस मिरर में, इसका जो इमेज था इसको लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। इसके सामने अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिखाई देगा तो जो इमेज बनता है इज एट सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब इसको लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहां बनाएगा, इसको लगेगा कि यहां ऑब्जेक्ट है तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक तीसरा इमेज, अगर ये डिस्टेंस y था तो ये वाला भी y होगा, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आज जिस तरह से इसको सोच रहे थे कि इसको लग रहा है कि यहां भी ऑब्जेक्ट है और यहां भी ऑब्जेक्ट, उसी तरह से इसको भी लगेगा कि लाइट तो इधर से आ ही रहा था, लेकिन इधर वाला जो लाइट था वो टकरा के वापस इधर आ रहा है, तो इसको लग रहा है कि यहां भी ऑब्जेक्ट है, इमेज बना रहा है, और इसको लग रहा है कि यहां पे भी एक ऑब्जेक्ट। मतलब जिस तरह से इस मिरर के बारे में सोच रहे थे तो इसको यहां भी ऑब्जेक्ट दिख रहा था, यहां भी ऑब्जेक्ट दिख रहा था। अगर उसी तरह से इस मिरर को सोचिएगा तो इसका ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा और इसको लगेगा कि एक और ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज यहां से सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर बनाने का कोशिश करेगा। और उस बनाने की कोशिश में जब आप प्रॉपरली रिलेट कीजिएगा तो तीसरा और चौथा इमेज अलग अलग जगह पे बनने के बजाय दूसरा का इमेज, इस पहला का इमेज जो तीसरा चौथा अलग अलग सोच रहे हैं वो इमेज अलग अलग जगह पे बनने के बजाय वो दोनों इमेज एक ही जगह पे बनता है। सोच रहे थे दो ही बनेगा और दो नहीं बना तो ये फिर 4 बनना चाहिए, लेकिन 4 बनने के बजाय तीसरा और चौथा एक ही जगह पे सुपर इम्पोज करने के कारण जब दो मिरर के बीच ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो जो इमेज बन रहा है वो 2 नहीं 3 नंबर ऑफ इमेज बनेगा। When an object is placed between 2 perpendicular plane mirror, there will be 3 image will be formed, whether ऑब्जेक्ट को चाहे बराबर डिस्टेंस पर रखे चाहे अलग अलग में भी सेम आता है। जब अलग अलग डिस्टेंस पर रखना है तब सेम आ रहा है तो सेम रहेंगे, तब भी सेम ही है। There will be 3 image will be formed whether the object is symmetrical, ऑब्जेक्ट को बीचों बीच में रखें या अलग अलग डिस्टेंस पे रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा चौथा कोइंसाइड करके एक ही जगह पे इमेज बनाएगा। साथ साथ एक पॉइंट और अगर रिलेट कीजिएगा तो देख सकते हैं
कि इस कॉर्नर से अगर सारे का डिस्टेंस रिलेट कीजिएगा तो सारा का डिस्टेंस बराबर आएगा। सारा का डिस्टेंस बराबर आने में एक पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं ऑल थ्री इमेज, उस ऑब्जेक्ट का जो तीन इमेज उस प्लेन मिरर के बीच बन रहा है, दो परपेंडिकुलर प्लेन मिरर के बीच इस ऑब्जेक्ट का जो तीन इमेज बन रहा है, ऑल थ्री इमेज लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। उस सर्किल के एक सर्कमफेरेंस पे इसको सेंटर मान के जब चारों तरफ एक सर्किल बनाइएगा तो चारों तरफ सर्किल के एक सर्कमफेरेंस को वो सारा इमेज दिखाई देगा। कितना इमेज? तीन इमेज, चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो चाहे असिमेट्रिकल। जैसा दो परपेंडिकुलर मिरर के बीच सोच रहे हैं, अगर दो मिरर जितने अलग अलग एंगल पर रहेगा उतना अलग अलग नंबर ऑफ इमेज बनेगा। नंबर ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। अब ये जो बात की वो दो प्लेन मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर के बजाय कुछ एंगल पे हो सकता है। अब तब कभी कभी उस तरह से पूछा जाता है कि दो मिरर अगर परपेंडिकुलर के बजाय अगर कुछ एंगल पे हो तो उस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा, उसको किस तरह से रिलेट करें। तो मन करे तो एक करके इस तरह से रिलेट कीजिए कि किसी भी मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो सेम डिस्टेंस नहीं, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर बनता है। मन करे तो उस तरह से रिलेट करके देखिए कि सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पे आ रहा है। नहीं तो इसका कुछ शॉर्टकट है, कुछ स्टेप है जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करें। किसी दो इंक्लाइन प्लेन मिरर के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कितना इमेज बनेगा उसका कुछ कैलकुलेशन है, कुछ स्टेप के थ्रू निकालते हैं। बिटवीन टू इंक्लाइन प्लेन मिरर में अगर उस इंक्लिनेशन को अगर थीटा माने तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग कुछ स्टेप के थ्रू उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एक वैल्यू कैलकुलेट करना होगा हमको, 360 थीटा। दो परपेंडिकुलर प्लेन मिरर है, मन करे तो इस तरह से जैसे दो परपेंडिकुलर मिरर में निकाले, अगर मिरर कुछ तिरछा तो एक करके रिलेट कीजिए कितना इमेज कहां पे बनेगा। और नहीं तो कुछ शॉर्टकट है, कुछ कैलकुलेशन है जिसके हेल्प से आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर दो मिरर के बीच अगर एंगल थीटा, अगर दोनों के बीच एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। कुछ स्टेप से आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप करना क्या है कि पहले 360/थीटा निकाल लीजिए और इस 360/थीटा निकालने के बाद इफ अलग अलग कंडीशन में बात करेंगे। इफ अगर इस 360/थीटा जो m निकाल रहे हैं, इफ अगर m इवन आ जाए, सोल्व किए 360/थीटा उस m का वैल्यू अगर इवन आ जाए, देन जो नंबर ऑफ इमेज होगा, देन नंबर ऑफ इमेज अगर इसको n से लिखें तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो m-1 होगा। वेदर ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल। ऑब्जेक्ट को चाहे बीचों बीच रखिए या दोनों मिरर से अलग अलग डिस्टेंस पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो मिरर के बीच अगर एंगल थीटा है और 360/थीटा निकालने के बाद अगर वो m इवन आ रहा है तो जो नंबर ऑफ इमेज होगा सिंपली m-1 करके निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट बीचों बीच रखा हो या बीचों बीच ना ही रखा हो तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 90 हो तो 360/थीटा दैट इज 360/थीटा दैट इज 90, ये 4 आएगा। नंबर ऑफ इमेज कितना है? 4-1 दैट इज 3 नंबर ऑफ इमेज। मन करे तो इस तरह से प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके रिलेट करिए, नहीं तो कुछ शॉर्टकट से रिलेट कर सकते हैं। अगर m इवन आया तो इतना नंबर ऑफ इमेज,
इफ अगर m ऑड आया तो अगर m ऑड आएगा देन जो नंबर ऑफ इमेज जो n निकाल रहे थे, नंबर ऑफ इमेज m-1 इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, n बराबर सिर्फ m आएगा इफ ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिकल। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर इवन था तो m-1, अगर ऑड था तो दो पॉसिबिलिटी, ऑब्जेक्ट बीचों बीच में रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे। जब ऑब्जेक्ट बीचों बीच में रखिएगा तो उस तरह से वहां पे सुपर ही इंपोज करेगा, एक कम इमेज बनेगा। कब? जब वो कुछ और एंगल पे, वो एंगल ऐसा है कि इस m का वैल्यू ऑड आ रहा है, ऑड आने के बाद अगर ऑब्जेक्ट बीचों बीच में रखें तो नंबर ऑफ इमेज इतना, अगर ऑब्जेक्ट बीचों बीच रखने के बजाय अगर ऐसी कहीं भी रख दिए तो इमेज सुपर इंपोज करने के बजाय एक एक्स्ट्रा में इमेज बनेगा। अगर m इवन था तो ऐसा, ऑड था तो ऐसा, इफ अगर m फ्रैक्शन में आ जाए तो जो नंबर ऑफ इमेज है वो इंटीग्रल, उस m का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो रिलेट करके हमको बताएगा कितना इमेज बने। तो मन करे तो इस तरह से ज्योमेट्रिकली सोच सकते हैं कि कहां कहां पे इमेज किस तरह से कितनी बार रेज रिफ्लेक्ट करेगा, और नहीं तो ये शॉर्टकट वाले तरीके से वो अपना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल इस पे सीखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला जो सीखे उसको यूज करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो ये लोग बात की कि दो मिरर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा है, अगर बीच में ऑब्जेक्ट रखें, कहीं भी रखें, बीचों बीच हो या अलग अलग कहीं भी, तो तीन इमेज बन रहा था। अगर दो मिरर परपेंडिकुलर के बजाय अगर कुछ एंगल पे रखा और बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऐसा ऐसा नंबर ऑफ इमेज बनेगा। नंबर ऑफ कितना इमेज बनेगा उसके लिए कुछ रूल सीखे थे, तो ऐसा एक एग्जांपल के थ्रू उस रूल को यूज करने का कोशिश करते हैं। थीटा मान रहे हैं दो मिरर के बीच का एंगल, मान रहे हैं पहले केस में अगर दो मिरर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री, मिरर इस तरह से था, ये 90, 0 का मतलब बिल्कुल आमने सामने मिरर रखा है। जब दो मिरर आमने सामने रखिएगा तो ऑब्जेक्ट से निकला हुआ रे एक बार नहीं बार बार टकराएगा। अगर ये मिरर बहुत बड़ा है तो ये बार बार टकराएगा, टकराते ही रहेगा, ऐसा ऐसा एक नहीं नंबर ऑफ इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा आप चाहते यहां से भी सोच सकते हैं इक्वेशन से, कि सबसे पहले हम लोग करते क्या थे शॉर्टकट में कि m निकालते थे 360 बाई थीटा, दैट इज ये इंफिनिटी आएगा 360 बाई 0, कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट चाहे बीचों बीच रखे चाहे कहीं भी रखे, नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा उस केस में इंफिनिटी बनेगा। एक एग्जाम्पल भी थोड़ा बहुत बात करेंगे उससे रिलेटेड, लेकिन अभी थोड़ा सा पहले कि अगर दो मिरर के बीच का एंगल अगर 120 हो तो कुछ नहीं, सबसे पहले 360 बाई थीटा रिलेट करेंगे। 360 बाई थीटा रिलेट करने में इस m का वैल्यू 3 आ रहा है। m का वैल्यू 3 आने में अगर ये इवन आता है, जैसे मान लेते पहले 60 लेते हैं, अगर 60 डिग्री लेंगे तो इस m का वैल्यू 6 आएगा। अगर ये इवन आ रहा था तो जो नंबर ऑफ इमेज बनने का था एक कम इमेज बनने का बात। चाहे ऑब्जेक्ट को बीचों बीच में रखें चाहे कहीं भी, इवन वाले केस में एक कम इमेज, 90 वाले केस में एक कम इमेज, उस तरह से 90 में वो 4 आएगा, नंबर ऑफ इमेज 3 बनेगा। अगर 120 डिग्री हो तो 120 का मतलब 360 और थीटा कीजिएगा तो ये 3 आएगा। जब ये इवन था तो इवन के केस में जब ऑब्जेक्ट बीचों बीच में था तब फाइनल इमेज ओवरलैप करने में एक कम इमेज बन रहा था, लेकिन अगर बीचों बीच रखने के बजाय इधर उधर रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज एक बढ़ जा रहा था। अगर 180 डिग्री पे हो, 180 का मतलब
तो ये अगर ऐसा मिरर है तो 90 डिग्री, ऐसा है तो बिल्कुल आमने सामने 0। 180 का मतलब ऐसा, दो मिरर एक दूसरे के ठीक पैरेलल। ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इससे इमेज बनेगा उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे। अगर दोनों एक ही लाइन में है, 180 डिग्री पे है, तो उस ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज बनेगा। ध्यान रहे थोड़ा सा, एक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखें तो एक इमेज, अगर इस मिरर को तोड़ दे तो ऐसा ऐसा चाहे जितने पार्ट में भी तोड़िएगा, अगर सारा एक ही लाइन में अगर सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो तो सारे ऑब्जेक्ट का इमेज एक ही जगह बनेगा, चाहे बीच में गैप कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच दो मिरर जब 180 पे होगा तो इमेज एक बनेगा। अब चाहे तो यहां से भी सोच सकते हैं 360 बाई थीटा 180 दैट इज 2। और जब ये इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज एक घट जाता है, चाहे ऑब्जेक्ट बीचों बीच रखिए या कहीं भी, बस सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो फॉर्मूला यूज करके अलग अलग केस में जितने भी एंगल पे मिरर रखा जाए नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है बहुत जगह आपको मिलेगा इस तरह से कि अगर दो प्लेन मिरर अगर एक दूसरे के सामने का मतलब अगर 0 डिग्री पर रखा है तो नंबर ऑफ इमेज इंफिनिटी बन रहा है। एक बार नहीं, रेज बार बार रिफ्लेक्ट करेगा, जितनी बार रिफ्लेक्ट करेगा उतना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, इनफिनाइट इमेज बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी इस तरह से पूछता है फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट 3 इमेज। बोल रहा इस पहले वाले मिरर में ऐसा ऐसा तो इनफिनाइट इमेज बनेगा, इनफिनाइट नहीं, पहला 3 इमेज कहां बनेगा उसका पोजीशन रिलेट करना है। दो प्लेन मिरर के बीच, दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच एक ऑब्जेक्ट कहीं रख रहे हैं, यहां से 5 सेंटीमीटर, यहां से 10 सेंटीमीटर। इनफिनाइट बनेगा, लेकिन पहला 3 का पूछा, एक का करके सोचेंगे तो इस मिरर को लगेगा कि यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे पहला इमेज बनाएगा, कितने सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा था, अब इसके सामने जो दूसरा मिरर रखा है इसको लगेगा कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, तो एक दूसरा इमेज यहां से 10 सेंटीमीटर पे बनाएगा। इसको तो लगेगा कि यहां तो ऑब्जेक्ट था ही था, इसको ये भी लगेगा कि यहां भी ऑब्जेक्ट, वो रेज टकरा के फिर वापस आएगा। जब इसको यहां ऑब्जेक्ट लगा तो यहां भी इमेज बना, और जब इसको यहां ऑब्जेक्ट लगेगा तो यहां लगने का मतलब 10 और 10 20 सेंटीमीटर नीचे, इस मिरर से 20 ऊपर पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, 20 नीचे एक तीसरा इमेज बनेगा यहां से 20 सेंटीमीटर। उसी तरह से अगर इधर सोचेगा तो इसको तो लग रहा था कि यहां पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बना रहा था, इसको ये भी लगेगा कि यहां भी ऑब्जेक्ट है, रेज बार बार टकराएगा। यहां ऑब्जेक्ट का मतलब यहां से 15 और 10 25, यहां से 25 पे नीचे दिख रहा है तो यहां से 25, I1 I2 I3, इसको I4 लिखिए। इसको लग रहा था यहां पे ऑब्जेक्ट, यहां भी इमेज बना है, इसको लग रहा है कि यहां ऑब्जेक्ट यहां इमेज बन रहा है, इसको लगेगा कि एक और ऑब्जेक्ट है। यहां से कितने डिस्टेंस पे, तो 20 और 15 35, यहां से 35 एक पांचवा इमेज बन रहा होगा। उसी तरह से फिर इधर आइएगा तो इसको लग रहा था इसका इमेज, इसको लग रहा था इसका इमेज, और सोचिएगा तो फिर इसको लगेगा इसका इमेज बना, इसको लगेगा इसका इमेज, अब उस तरह से कंटिन्यू इंफिनिटी तक। हाँ बोला था इस पहले वाले मिरर में जो पहला 3 इमेज बनेगा उसका पोजीशन, तो पहला वाला मेरा 5, पहला वाला इमेज 5 सेंटीमीटर इस मिरर में, दूसरा वाला 25 सेंटीमीटर इस मिरर में, तीसरा वाला 35, जहां तक जाना बोला जाए एक करके इंफिनिटी तक पहुंचते जाए। तो जनरली इंफिनिटी के बजाय 2-3 इस तरह से या ऐसा करके भी पूछता है, पूछा है एक बार, कुछ डिस्टेंस दे देगा, बोले कहां पे नहीं इमेज बनेगा, तो 5 पे भी बनेगा, 25 पे बनेगा, 35 पे बनेगा, मन करे तो नेक्स्ट सोच सकता है कि कहां पे बनेगा।
चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए।